फैजल सर, यानी आप लोगों के फेवरेट खान सर। वहाँ के जो 90 के दशक के बाद में MY फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रहा है, मुस्लिम यादव फैक्टर। कॉम्प्लेक्स सिनारियो में जो आपने कहा कि चुनावी धमक की शुरुआत, उनके साथ सबसे बड़ी बात है उनका जो बातचीत की शैली, इन्फ्लुएंस, यूथ को अट्रैक्ट करना। चुनावी धमक का समय है, दिल्ली का चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है और बिहार चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने, लेकिन बिहार की बात पहले, क्योंकि इसी साल के अंत में वहाँ चुनाव होंगे। और इस चुनावी धमक के बीच एक समीकरण जो हमेशा सामने आता है वो होता है जाति का। जाति, मुस्लिम, यादव बिहार में बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है और फिर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में। और ये मुस्लिम मतदाता किस तरह से वोटर्स पूरी सरकार को तय करते हैं और इनके लिए किस तरह से सेलिब्रिटीज़ आगे आते हैं, उनको पार्टियां कैसे अपनी तरफ खींचती हैं, ये तो हमने अभी अभी दिल्ली चुनाव में भी देखा कि अवध ओझा सर आए। लेकिन अब बिहार की तरफ चलते हैं, वहाँ पे फैजल सर, यानी आप लोगों के फेवरेट खान सर, उनको राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। पहले खबर आ रही थी कि वो जदयू में शामिल होंगे, अभी हाल ही में खबर आई कि वो आरजेडी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा समीकरण है वो किस तरफ बैठेगा, मुस्लिम मतदाता किस तरफ बैठेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे अरुण चौबे जी से। चौबे जी, चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन वो जो धमक है, वो जो चमक है अगर आप कहें, वो चुनाव की अभी से दिखने लगी है। कोई भी पार्टी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, आरएलडी हो, सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को कसने में, पकड़ने में और प्लस वो समीकरण, जाति समीकरण बनाने में बैठ गई हैं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार का चुनाव काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जाति की बात आपने कही तो, जी। लेकिन खासकर वहाँ पर जो है, वहाँ के जो 90 के दशक के बाद में MY फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रहा है, मुस्लिम यादव फैक्टर। क्योंकि अभी 2023 का सेंसस जो आपने देखा, इस समय कास्ट सर्वे की बात हो रही, कास्ट सेंसस की बात हो रही है। तो 2023 में जो आया सेंसस, उसमें जो वहाँ की सरकार ने, नीतीश साहब की सरकार थी आरजेडी के समय साथ में उस समय, तो उसमें जो सेंसस आया उसमें 17.7% के आसपास जो है मुस्लिम आबादी बताई गई। यानी देखिए आप, 17.7%। और उसके बाद दूसरी जो मेजर पोर्शन था वो यादव, जो हम लोग MY की बात कर रहे हैं, तो यादव में 14% के आसपास की उनकी पॉपुलेशन बताई गई। जबकि मैं ओवरऑल बताऊं तो 82% हिंदूज हैं। बाकी जो मैंने अभी कहा, बाकी रेस्ट जो है 17.7% मुस्लिम है और कुछ और माइनर कुछ हो सकता है थोड़ा सा। तो इस कॉम्प्लेक्स सिनारियो में जो आपने कहा कि चुनावी धमक की शुरुआत, जाहिर सी बात है 25 में, इसी साल, जो इस साल के अंत तक जो है वहाँ नई सरकार मुझे का लगता है गठन बड़े हो बड़े जाएगा। राज्यों में हाँ, इसके बाद दूसरे साल, नेक्स्ट ईयर जो है वेस्ट बंगाल में है और बाकी राज्यों में जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर चुनाव होगा। तो शुरुआत बिहार के साथ ही हो जाएगी। लेकिन आपने सेलिब्रिटीज़ की बात कही, तो किसी भी चुनाव में जो है, आप जानती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, सेलिब्रिटीज़ का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। दिल्ली में भी अवध ओझा ने कोशिश की अपने को जमाने की, और आम आदमी पार्टी ने उनकी धमक, उनकी जो उनका जो इन्फ्लुएंस था, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जो कि नाकामयाब रहा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सवारी करते हुए उनको 45,000 वोट्स मिले दिल्ली में, ये भी बड़ी बात है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का कितना वोट मिला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सवारी करते हुए उनको इतने वोट मिल गए। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो दिल्ली की राजनीति में जो है दोनों का समागम हुआ, तो वो एक तरह से इस्टेब्लिश हो गए हैं साहब 40,000 प्लस वोट के साथ में। खान सर की बात है, जिनको आपने कहा, फैसल खान जो वैसे उनके हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पूरा नाम क्या है इसको लेके बड़ा मतलब अभी नहीं, तक मुस्लिम है वो, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं 93 में, 1993। उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी, क्योंकि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, पढ़ाने का अंदाज बड़ा जबरदस्त है। चूँकि वो यूथ से एसोसिएटेड है, पढ़ाते हैं, तो इस समय जो पटना में और उसके इर्द गिर्द जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं बिहार भर से, जाहिर सी बात है उनकी एक पॉपुलैरिटी है। लेकिन ये कहने कि वही पॉपुलैरिटी वोट में रिफ्लेक्ट होगी, ये मुश्किल बात है। वैसे भी वो मुश्किल, क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना पड़ेगा। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने पेरेंट्स उनके आपसे इन्फ्लुएंस हैं, या जो वहाँ का मतदाता है उस पर आप कितना जोर रखते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ सबसे बड़ी बात है उनकी जो बातचीत की शैली,
इन्फ्लुएंस, यूथ को अट्रैक्ट करना, दूसरी बात मुस्लिम होना। क्योंकि बिहार की राजनीति में आप जानती हैं कि मुस्लिम होना जो है, कुछ पिछली 2020 में आपने देखा कि 19 एमएलए जीते हैं। जी बिल्कुल। 19 एमएलए जीते हैं, उसमें जो लायंस शेयर है आरजेडी के पास में है। तो अगर वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए प्लस होगा। और या फिर अगर वो एआईएमएम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एआईएमएम की तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसा कि दिल्ली में आपने देखा जिस तरह से 2 सीट पे लड़ी। और बिहार में भी उनके पिछले चुनाव में हाँ। असदुद्दीन ओवैसी का काफी दबदबा रहा। हालांकि बाद में कुछ और ही हो गया उसका, वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। वो बहुत जबरदस्त है जी। सीमांचल रीजन के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूर्णिया है, अररिया है, और एक और जिला है किशनगंज। किशनगंज तो आप जानती हैं, आप बिहार से ही आती हैं तो आपको पता है कि किशनगंज में ज़बरदस्त मुस्लिम पॉपुलेशन है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सीमांचल कहलाते हैं। वो वहाँ पर जो है, वहाँ की 5 सीट पे एआईएम ने कब्जा किया था, और 5 सीट के बाद में 1 सीट रह गई। चारों जो बाकी 4 उनके एमएलए जो है ज्वाइन कर लिए थे, आरजेडी ज्वाइन कर लिए थे। तो एक सेटबैक था, लेकिन इस बार उस सेटबैक का बदला लेने के लिए, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए मुझे लगता है कि एआईएम इस बार कोई कसर नहीं, वो 5 पे तो लड़ेगी ही। 3 और सीट मुझे सुनने में आ रही हैं कि जहाँ पर कि रानियागंज है, किशनगंज और एक और शेर घाटी है। 3 सीट्स मुझे पता चली कि वहाँ पर भी जो हो सकता है कि एआईएम एक्स्ट्रा अपने कैंडिडेट्स। तो इस तरह देखा जाए तो वो तकरीबन 10 सीट पे जो है, जो आरजेडी प्लस कांग्रेस का अलायंस होगा, इंडिया ब्लॉक आप कह सकते हैं। इंडिया ब्लॉक में वहाँ पर जो सीपीआई-एमएल भी काफ़ी एक्टिव है। इस बार 2020 में उनको तकरीबन 12 सीट मिली थी। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार का जो चुनावी गणित है असेंबली इलेक्शन में, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। और दूसरा ये देखा जाए कि आरजेडी के साथ में तो और करो या मरो की बात आ गई है, क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से इस समय कैंपेन कर रहे हैं, इस बार उन्हें लगता है कि जेडीयू को कमज़ोर कर देंगे। लेकिन उसी के साथ में आप देखा जाए तो बीजेपी बहुत मजबूत होती हुई दिख रही है। पिछली बार अगर 23% प्लस आरजेडी को वोट मिला था, तो दूसरे नंबर पर 19% प्लस वोट बीजेपी को नहीं बीजेपी को मिला था। जी। और आरजेडी को तो कम मिला था, आरजेडी को तकरीबन जेडीयू को तकरीबन 15% था। तो दूसरे नंबर की पार्टी जो है नेचुरल तरीके से जो है बीजेपी ही हो रही है। और मैं कहूँगा कि जिस ढंग से जो है बीजेपी विनिंग स्प्री में है, अब लोकसभा के बाद में मैं कहूँगा कि लगातार हरियाणा जीतना, महाराष्ट्र जीतना, उसके बाद दिल्ली बहुत बड़ा एक तरह से टर्निंग पॉइंट लगता है। दिल्ली बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की वो बड़ी सटल स्ट्रेटजी रही। जो अंडर करंट था, मुझे लगता है अंडर करंट जो है वो जो हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन है, वो अंदर बहुत तेजी से हुआ, जिसको बहुत लोगों मतलब मुश्किल था पढ़ना। वो मेरा मानना है, मेरी अपनी समझ जो कहती है कि जो इस समय महाकुंभ का समागम हुआ ना, बस मैं अभी आने वाली थी उसी पे। महाकुंभ का भी कहीं न कहीं जो हिंदू वोटर्स पे जो है वो जाति में नहीं बिखरा। वो कंसोलिडेट होके एज ए चंक हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होके बीजेपी को मजबूत किया। और मुझे ऐसा और ये इन्फ्लुएंस मैं आपको फिर कहूंगा, ये इन्फ्लुएंस अभी बना रहेगा। बिहार इलेक्शन में ऐसा नहीं है, बिहार इलेक्शन में भी इसको लोग जो है बीजेपी बहुत मैक्सिमम तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी इस सेंटीमेंट को। और आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से भागवत और संघ जो बिहार और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे जा रहे हैं, और वो तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्योंकि देखिए 243 सीट हैं बिहार में, और 38 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिमों का दबदबा है। बिहार की बात अगर करें तो, और 20% से ज़्यादा वोटर्स वहां पे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोट है, बीजेपी उसको कैसे कन्वर्ट करेगी, और क्या इसमें आरएसएस कुछ हेल्प कर पाएगी? नहीं, आरएसएस बहुत मदद करेगी। आपने आरएसएस की बात कही तो दिल्ली के चुनाव में आप देखेंगी रिपोर्ट्स जैसी आ रही हैं, उसमें मोर देन 70,000 इंडोर, मतलब जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स कहते हैं, जिसमें 20 से 25 लोग बैठते हैं, या मैक्सिमम जो है मोहल्ले में 50 लोग बैठ के, तो 70,000 मीटिंग करवाना ये ऐतिहासिक था। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अभी वेस्ट बंगाल में जैसे 10 दिन का दौरा था संघ प्रमुख का, तकरीबन 7 से लेकर 17 तक जो है वो वहीं रहे, और पूर्वी जो बर्धमान है वहाँ पर उन्होंने एक एड्रेस भी किया संडे को। भी उस मीटिंग में उन्होंने जो बातें कही,
हिंदू समाज के कंसोलिडेशन की बात कही, हिंदू समाज किस तरह से एक रहना चाहिए, क्योंकि सभी जो यहाँ पर हैं वो देखा जाए तो वो तो कहते भी हैं कि जो भारत में जो है हिंदू वो है। हिंदू है नहीं। और आपने ये नोटिस किया कि आईएएस से लेके आईपीएस तक और इवन कांग्रेस के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं तक ने अब ये कहना शुरू कर दिया है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद के लिए मैं कहूँगी कि उन्होंने अभी पिछले दिनों लिखा कि भाई कश्मीर में जो थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम तो बाद में आए, पहले तो कश्मीरी पंडित थे। बिल्कुल सही बात कही। कश्मीर तो पूरा का शैवाइट रीजन रहा है, वहाँ पर जो है 14वीं शताब्दी तक जो है आप देखेंगे कि जी। पूरा का पूरा जो है ललितादित्य एक तरह से, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ, और वहाँ पर जो है जो कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसको कश्मीर का इतिहास जी, कहते हैं, बिल्कुल। तो कल्हड़ की राज तरंगिणी और ये सब देखा जाए, और वहाँ पर जो जिस तरह से शैवाइट सेंट्स हुआ करते थे, वो पूरा का पूरा रीजन ही हिंदुइज्म का जो है दूसरे ढंग से जो है प्रॉस्पर हुआ था। शंकराचार्य ने सबसे पहले जी, अपने शंकराचार्य मठ भी वहाँ वहीं- पहुँचे जी, जी। तो वो रीजन तो अपना है ही है हिंदू का। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है किसी जमाने में क्राइस्ट भी आए घूमते हुए, तो ये तो खैर डिबेट का टॉपिक है। लेकिन इसके अलग हम लोग आते हैं जो आरएसएस का जो इस समय जो चल रहा है, कैंपेन चल रहा है देशव्यापी, उसमें ये ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल के बाद में जो है बिहार में तो मुझे लगता है जिस तरह से आपने जो है पटना से और उधर से दानापुर से, उधर से जो वैशाली से जो ट्रेनें आती हुई आपको दिखी जो प्रयागराज आने के लिए, तो आप वो क्या है, वो पॉपुलर सेंटिमेंट है जिसको अंडर करंट आप कह सकती हैं कि आदमी 2-2 दिन से बैठा हुआ कि साहब प्रयागराज जाके नहाना है। तो ये क्या है, ये सेंटिमेंट जो है हिंदू वोटों का सेंटिमेंट है, हिंदू मानसिकता का। भले ही उस सेंटिमेंट में लोग कहें कि लालू प्रसाद ने कहा फालतू है, तो फालतू एक शब्द कहना ऐसा नहीं है, ये चुनाव के दरमियान इस्तेमाल होगा। इसीलिए वो लोग जो है, हो सकता है उनका यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो है बना रहे, लेकिन उसके बीच में रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मैंने जैसा कहा कि अगर पूरा कंसोलिडेट होता है तो 82% हिंदू पॉपुलेशन है, तो उसके कंसोलिडेशन में, उसकी सोच में क्या असर डालेगी बीजेपी अपनी जो मैंने कहा कि पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट में इस रिलीजियस सेंटिमेंट को, क्योंकि एक भावना इस समय बहुत तेजी से उभरी है कि साहब हिंदू वोट जो है डिवाइड होना नहीं चाहिए। तो हिंदू वोट को जो कंसोलिडेट मतलब एक बनाए रखने के लिए, बटेंगे तो कटेंगे या एक रहेंगे नेक रहेंगे, इस समय जो नारा चल पड़ा है उसके साथ यथार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत तेजी से कुछ जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। मैं कहूँगा कि सीमांचल की डेमोग्राफी बदल रही है, जैसे कि झारखंड में जो है आपने जो है दुमका और उन सब रीजन में जो डेमोग्राफी बदल रही है, उसी तरह से सीमांचल रीजन में भी एक प्रोपेगेंडा की तरह जो कहा जा रहा है कि एक एफर्ट के साथ, प्रयास के साथ वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। उसमें उन सब चीज़ों को हिट करते हुए जी बीजेपी जो है बहुत सटल तरीके से जो है इस बार अपना पॉलिटिकल गेम प्लान तो तैयार अब कर वापस रही है। लौटते हैं खान सर की तरफ। जी। तो खान सर, आपको क्या लग रहा है, जेडीयू भी उनको अपनी तरफ लाना चाह रही है और आरजेडी भी अपनी तरफ लाना चाह रही है, और उनके तो कई फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं और वो खुद भी बड़े एग्रेसिवली स्टूडेंट्स की बात पे वो तो आगे आ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि जो एक एक्टिव, जो इंटेलिजेंट फेस होता है, एक्टिव फेस होता है समाज में या यूथ में, उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है, हमारे यहाँ जो परिवर्तन की शुरुआत होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करके जो है, वो भी बड़ा चैलेंज है इस बार विधानसभा चुनाव में। जो स्टूडेंट जो बीपीएससी का जो एग्जाम्स हुआ, इसमें जो सेंटिमेंट सामने आया यूथ का, बिहार तो जाना जाता है 19 जो इमरजेंसी में जो है 1977 का जो मूवमेंट हुआ था इमरजेंसी के टाइम में, जिसकी पौध लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार खुद हैं, तो वो बिहार तो उसके लिए जाना ही जाता है। इवन 1942 में जो करो या जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन चला था, उसमें भी बिहार में बहुत एक्टिव था। तो बिहार यूथ को लेकर फोर फ्रंट पे रहता है और यूथ डिसाइडिंग हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में अगर खान सर किसी जगह से लड़ते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात, इस समय तो मुझे लगता है जेडीयू के साथ जाना, क्योंकि जेडीयू के ही खिलाफ वो आंदोलन सरकार के ही खिलाफ चल रहा था। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उनकी बात सरकार से चल रही है और नीतीश कुमार से, और इवन उन्होंने प्रधानमंत्री से भी इस मामले में आगे आने को कहा है, जो यूपीएससी के री एग्जामिनेशन की बात है। बयानबाजी है, लेकिन मैंने कहा कि सरकार से बात क्या चल रही, इतने इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन ठीक है, एक सेंटीमेंट को वो जो है लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें उनको यूथ का सपोर्ट भी
मिल रहा है, ये उनको चुनना है। हो सकता है आरजेडी के नज़दीक ज़्यादा वो चले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो है मैंने देखा है कि आरजेडी के साथ में इस तरह के नेता जो है वहाँ पर उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है अनुकूल स्थितियाँ मुझे लगती हैं हाँ, उन्हीं के साथ। 2020 में भी 19 विधायक जो जीत के आए मुस्लिम, जी। उसमें सबसे ज्यादा आरजेडी के हाँ थे। तो हाँ, आपको लगता है क्या आठ कि या इसका 9 हाँ एमएलए जो है आरजेडी के पास में थे। जी लेकिन दूसरी पार्टी जो एआईएमएम भी हो सकती है इस समय। एआईएमएम जो है बहुत एग्रेसिव तरीके से जैसे मुस्लिम हितों की, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस से इतने लंबे समय तक, और जिस तरह से उन्होंने आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी वो समाजवादी पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, उसी तरह से उनका मानना है कि आरजेडी ने जो है मुस्लिम्स को जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो ऐसी स्थिति में वो एक अलग ब्लॉक मुस्लिम हितों को संरक्षित करते हुए, लेकिन उसका डायरेक्ट जो फायदा बीजेपी को ही मिलता है। आप इस तरह से अगर मुस्लिम वोटों का स्प्लिट होता है तो अगर स्प्लिट होते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, ये तो नवंबर में पता चलेगा। लेकिन हम लोग इस बात पे लगातार आपको जानकारियां देते रहेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और आगामी 2 दिन दिल्ली के लिए कैसे होने जा रहे हैं, और दिल्ली का सीएम कौन होगा। देखते रहिए India.com।